नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की प्राचीन राजनीतिक शक्तियों के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। कुड़िंद, शक, कुषाण, योधेय, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे मौर्य काल, गुप्त काल और हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड की स्थिति किस प्रकार की थी, उत्तराखंड का इतिहास किस प्रकार था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है। और साथ में यदि आपको इसके नोट्स और एमसीक्यू चाहिए या उत्तराखंड इतिहास के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, ई बुक नोट्स विद टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो हमारी ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in। यदि आप UGT के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में आपको मिलेगा उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, डिटेल्स, टॉपिक वाइज PDF नोट्स जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जरधारी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या जरधारी क्लासेस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जरधारी क्लासेस ऐप के माध्यम से आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। कुड़िंद जाति ये उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में इसको जाना जाता है, जिसने उत्तराखंड में शासन किया था। कुड़िंद जाति के इतिहास के बारे में बात करें कि उत्तराखंड में इनके इतिहास का विवरण कहां से प्राप्त होता है, तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तकों में उत्तराखंड में कुड़िंद जाति के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से प्रसिद्ध भूगोलविद रहे हैं टॉलमी। टॉलमी के अनुसार उत्तराखंड में कुड़िंद जाति का शासन था, और टॉलमी ने कुड़िंदों को क्या कहा है, कुड़िंदस्य कहा है। तो कुड़िंदों को कुड़िंदस्य किसने कहा है, टॉलमी ने कहा है। और टॉलमी के अनुसार जो कुड़िंदों की सीमा थी वो थी पूर्व में काली नदी तक, पूर्व में इनकी सीमा फैली थी काली नदी तक, और पश्चिम में जो इनकी सीमा थी वो थी सतलज नदी तक। जो आज का हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो भी कुड़िंदों के शासन के अंतर्गत आता था। और उत्तर में इनकी सीमा थी हिमालय तक फैली हुई, और दक्षिण में इनकी सीमा थी सहारनपुर बहेट तक फैली हुई। तो इस प्रकार ये कुड़िंदों का राज्य था। पूर्व में काली नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सहारनपुर बहेट तक कुड़िंद राज्य की सीमा थी। और टॉलमी के अनुसार उत्तराखंड में जो कुड़िंद जाति का उन्होंने समय बताया है वो बताया है 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ये इनका काल बताया है प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने उत्तराखंड में कुड़िंद जाति के शासन का। उसके बाद कुछ अन्य इतिहासकार जैसे पाणिनि और कौटिल्य ने कुड़िंदों को कुलुन तथा कुलिंद कहा है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी में पाणिनि का अष्टाध्यायी, तो इसमें कुड़िंदों को कहा गया है कुलुन। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें कुड़िंदों को कुलिंद शब्द प्रयोग किया गया है कुड़िंदों के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुड़िंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुलुन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में दोस्तों कुड़िंद जाति मौर्यों के अधीन थी, और इसकी पुष्टि कहां से मिलती है, इसकी पुष्टि मिलती है कालसी अभिलेख से। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघभूति, और प्रारंभिक राजधानी जो कुड़िंद जाति की थी वो थी कालकोट। अभी कालकोट कौन सा है वर्तमान में, तो कालकोट है वर्तमान का कालसी, जो कि देहरादून में स्थित है। तो माना जाता है कि प्रारंभिक जो राजधानी थी कुड़िंद जाति की वो थी कालसी, यानी कालकोट, जिसे वर्तमान में कालसी कहा जाता है। और इसकी पुष्टि होती है कालसी अभिलेख से। अभी कालसी अभिलेख किसका है, तो यह है मौर्य शासक सम्राट अशोक का। इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी। और कालसी अभिलेख की भाषा है प्राकृत, और इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। कालसी अभिलेख में दोस्तों 5 यूनानी शासकों का विवरण भी मिलता है। और ये 5 यूनानी शासक कौन कौन से हैं, तो 5 राजा हैं यूनानी, एंटियोकस, थियोस, दूसरे हैं टोलेमी फिलाडेल्फस, तीसरे हैं एंटीगोनस गोनाटस, और चौथे हैं मगस, और पांचवें हैं अलेक्जेंडर। तो इन 5 यूनानी शासकों का भी इसमें विवरण देखने को मिलता है। साथ में कालसी अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में कुड़िंद जाति का शासन रहा होगा, और प्रारंभ में ये कुड़िंद जाति मौर्यों के अधीन थी, क्योंकि इस कुड़िंद जाति की राजधानी थी कालकुट, जो कि वर्तमान क्या है, कालसी है।
इस अशोक कालीन कालसी शिलालेख में दोस्तों इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत, और इस क्षेत्र में निवास करने वाली जाति को कहा गया है पुलिंद। तो इतिहासकार इस पुलिंद का अर्थ निकालते हैं कि इस पुलिंद से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र पर जो जाति शासन करते थे उसको पुलिंद या कुलिंद कहा जाता है। अपरांत इस क्षेत्र के निवासियों को, इस क्षेत्र को कहा गया है, और पुलिंद इस क्षेत्र में निवास करने वाली जाति को कहा गया है। तो उत्तराखंड में कुलिंद शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है भूगोलीय टॉलमी के द्वारा, पाणिनि के अष्टाध्यायी द्वारा और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य वो है कालसी अभिलेख, अशोक का कालसी अभिलेख, जिससे हमें उत्तराखंड में कुलिंद शासन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब उत्तराखंड में शासन करने वाले इस कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था राजा अमोघभूति। ये था कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा, क्योंकि इसकी कई मुद्राएं मिली है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, अलकनंदा नदी घाटी में, ब्यास नदी घाटी में, और दक्षिण के कई क्षेत्रों में राजा अमोघभूति की चांदी और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो रजत मुद्राएं, कौन कौन सी इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है? रजत एवं ताम्र मुद्राएं कुलिंद शासक राजा अमोघभूति के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि राजा अमोघभूति प्रतापी और शक्तिशाली राजा रहा होगा कुलिंद वंश का। अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं दोस्तों, उसमें अंकन मिलता है एक देवी का और एक मृग का, और साथ में इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी और खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है राजा कुलिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, राजा कुलिंदस्य अमोघभूति महाराजस। तो इसमें इन मुद्राओं में इसको महाराजस कहा गया है, यानी एक महान और प्रतापी शक्तिशाली राजा रहा होगा। इन मुद्राओं से इस बात की पुष्टि होती है। तो जो राजा अमोघभूति की मुद्राएं हैं उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का। यहां से इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसके डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में इस टॉपिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज न्यू पैटर्न पर आधारित इस टॉपिक के साथ आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको उत्तराखंड इतिहास के संपूर्ण नोट्स चाहिए, कंप्लीट टॉपिक कवर किए गए दोस्तों हमारी ई बुक में, उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास, सभी टॉपिक और प्रत्येक टॉपिक के डिटेल्स में एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं कुलिंद मुद्राओं के प्रकार की। तो कुलिंद मुद्राएं तीन प्रकार की हैं। तीन प्रकार की कुलिंद मुद्राएं मिली हैं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से। पहली है अमोघभूति मुद्राएं, जो कि किसकी है? राजा अमोघभूति की, जो कि कुलिंद वंश का प्रतापी शासक। दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, जो अल्मोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से मिली है। और तीसरी है चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो तीन प्रकार की कुलिंद मुद्राएं मिली हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और कुलिंद मुद्राओं के जो प्राप्ति स्थल हैं उत्तराखंड के, वो है टिहरी गढ़वाल का अठूर नामक स्थान, देवढुंगा उत्तरकाशी हो गया, सुमाड़ी जो कि श्रीनगर में स्थित है, कत्यूर घाटी, कुमाऊं, सुनेत जो कि लुधियाना, बहेत जो कि सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र है, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यानी इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आज का हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा का जो ये भाग है, इस पर कभी कुलिंद जाति का शासन रहा होगा। तो अब हम एक एक करके इन मुद्राओं के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है। अमोघभूति जो कि राजा रहा है, प्रतापी शासक था कुलिंद वंश का। इसकी रजत और ताम्र मुद्राएं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। तो इसमें सबसे पहले रजत मुद्रा की बात कर लेते हैं, जो इसकी चांदी यानी रजत मुद्रा है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसके पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी और उसके दाहिने और देवी की ओर देखता हुआ एक मृग अंकित है। यह दोस्तों अमोघभूति मुद्रा, ये एक अमोघभूति मुद्रा है, कुलिंद वंश की अमोघभूति मुद्रा। इसमें आप देख सकते हैं ये एक देवी है और उसके दाहिने ओर एक मृग है जो कि इस देवी को देख रहा है। ये यहाँ पे आपको देवी दिख रही होगी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में स्पष्ट हो सके। यहाँ पे ये एक देवी का अंकन है यहाँ पे, और ये एक मृग है जो कि देवी की ओर देख रहा है। तो पूर्व भाग में एक द्विहस्ता देवी है जो कि उसके दाहिने ओर मृग खड़ा है जो कि देवी की ओर देख रहा है। ये किस में देखने को मिल रहा है? अमोघभूति मुद्रा में। और पृष्ठभाग की बात करें तो इसमें एक
वृक्ष, स्वास्तिक और नीचे नदी अथवा नाग के समान अंकन प्रतीक होता है, जिसमें चारों ओर मुद्रा लेख लिखा हुआ है। ये जो मुद्रा लेख लिखा हुआ है ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में देखने को मिलता है। और इस मुद्रा लेख में क्या लिखा है? राजा कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस। तो इसमें राजा जो अमोघ भूति है इसको कुड़िंदों का राजा बताया गया है और इसको महाराजस की उपाधि यानी महाराजा की उपाधि भी दी गई है। तो ये लेख किसमें मिलते हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में अंकित हैं, ये भी आपको नोट करने हैं। और अमोघ भूति की मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। दूसरी प्रकार की जो इसकी मुद्रा है वो है ताम्र मुद्रा। तो अमोघ भूति की ताम्र मुद्राएं भी उसकी रजत मुद्राओं के ही समरूप थी। जिस प्रकार इसकी रजत मुद्राएं थी उसी प्रकार इसकी ताम्र मुद्राओं में भी अंकन देखने को मिलता है। तो अमोघ भूति की कौन सी प्रकार कितने प्रकार की मुद्रा मिली? 2 प्रकार की, रजत और ताम्र मुद्राएं। दूसरे यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं दोस्तों ये अल्मोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुड़िंद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई। इसमें कुछ मुद्राएं हैं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखी गई हैं। इन ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त जो मुद्राएं इसमें कुड़िंद वंश के 4 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें एक है शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगध। इन 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, जो कि कुड़िंद वंश से संबंधित है। दूसरी है कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्रा। तो जो कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्रा है इसमें शिवदत्त की है एक आसेकी तथा शेष गोमित्र की। तो कत्यूर घाटी जो प्राप्त मुद्राएं हैं उसमें कुड़िंद वंश के शासक शिवदत्त, आसेक और गोमित्र की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कत्यूर घाट से लगभग 54 मुद्राएं दोस्तों प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक शिवदत्त की, एक आसेकी तथा शेष किसकी है? गोमित्र की। तो सर्वाधिक जो मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है वो किसकी है? गोमित्र की है। उसके बाद गढ़वाल से जो प्राप्त मुद्राएं वो है राजा विजय भूति की। तो राजा विजय भूति की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? गढ़वाल से प्राप्त हुई है। और एक अन्य राजा थे शिवरक्षित। इसकी मुद्राओं की खोज की डॉक्टर महेश्वर जोशी, MP जोशी ने इसकी मुद्राओं की खोज की लंदन संग्रहालय में। नेक्स्ट यहाँ पे चत्रेश्वर प्रकार अथवा अनाम प्रकार की मुद्राएं। तो जो चत्रेश्वर प्रकार की अथवा अनाम प्रकार की मुद्राएं, इनकी विशेषता की बात करें तो इनके पूर्व भाग में भी 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो इनकी विशेषता क्या है? एक तो इसमें 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन किया गया है, जिसके दाएं हाथ में क्या है? त्रिशूल है। और पृष्ठ भाग में एक मृग, स्वास्तिक और नीचे नदी और नाग के समान प्रतीक चिन्ह है। तो लगभग समरूपता इसकी अमोघ भूति प्रकार से ही है, लेकिन अमोघ भूति के पूर्व भाग में द्विहस्ता मूर्ति का अंकन था और उसके दाहिनी ओर मृग था, लेकिन इसके मृग कहाँ है? पृष्ठ भाग में है। ये अंतर है। और लेख की बात करें तो चारों ओर ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख लिखे गए हैं, जिसमें लिखा गया है भगवतः चत्रेश्वर महात्मन लिखा गया है। तो इस मुद्राओं में चत्रेश्वर लिखा गया है। तो ये थी कुड़िंद जाति की प्रमुख मुद्राएं, जिनके बारे में हमने डिटेल्स में अध्ययन किया है। तो इन मुद्राओं से और विभिन्न इतिहासकारों ने जो वर्णन दिया है उनसे दोस्तों हमें उत्तराखंड में कुड़िंद जाति के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो उत्तराखंड में कुड़िंद जाति का वो है उत्तराखंड में स्थित कालसी अभिलेख, अशोककालीन कालसी अभिलेख। तो इन विभिन्न तथ्यों से हमें उत्तराखंड में कुड़िंद जाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जलधारी क्लास के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जलधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जलधारी क्लासेस का ऐप। कुड़िंदों के बाद उत्तराखंड में शासन किया शकों और कुषाणों ने। अंत में जब कुड़िंद कमजोर पड़ने लगे थे तो उसका फायदा उठाया शकों ने, और शकों ने कुड़िंदों को पराजित करके इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है कि मैं यहाँ पे मैदानी क्षेत्र कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी आगे काम आने वाला है। तो शकों ने कुड़िंदों के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया। और शकों के शासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुमाऊं में जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मूर्तियां हैं, शकों के अधिकार की ये पुष्टि करती है। इनमें अल्मोड़ा में जो स्थित कटारमल सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये विशेष रूप से
उत्तराखंड में शकों के शासन के बारे में पुष्टि करता है। तो शकों का शासन भी उत्तराखंड में रहा कुड़िन्नों के बाद। उसके बाद शकों को पराजित करके उत्तराखंड में किसने आधिपत्य स्थापित किया? कुषाणों ने। अगर हम कुषाणों की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का जो श्रेय जाता है वो कुषाणों को ही जाता है। कुषाणों को विदेशी आक्रांता भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये चीन से आए थे। मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थी। जो कुषाण थे ये थी मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा। और भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुजुल कडफिसस को। कुजुल कडफिसस ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कडफिसस के बाद विम कडफिसस कुषाण वंश का शासक बनता है। और उसके बाद कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो हुआ कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में कुषाण वंश भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और इसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी कुषाणों का शासन रहा है कनिष्क के शासन के दौरान, क्योंकि कनिष्क की कई मुद्राएं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती है। कुषाणों के शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इन क्षेत्रों से, जिसमें आता है वीरभद्र, ऋषिकेश, कोटद्वार जिसको मोरध्वज कहा जाता, काशीपुर जिसको गोविषाण कहा जाता था। तो वीरभद्र यानी ऋषिकेश, मोरध्वज और गोविषाण से कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में भी कभी कुषाणों ने शासन किया होगा। और काशीपुर में दोस्तों कनिष्क की एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? काशीपुर से। और इस स्वर्ण मुद्रा में कनिष्क की आकृति अंकित की गई है और दूसरी और एक मूर्ति का अंकन भी है। साथ में मुनि की रहती टिहरी गढ़वाल में 44 मुद्राएं प्राप्त हुई है हुविस्क की। एक अन्य कुषाण शासक हुविस्क की 44 मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? टिहरी गढ़वाल की मुनि की रेती से। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर कुषाणों का शासन रहा होगा। और ये जो हुविस्क की मुद्राएं प्राप्त हुई है इसके प्रोभाग में राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर ग्रीक ईरानी देवी देवताओं का अंकन देखने को मिलता है। तो ये विभिन्न स्थल है दोस्तों कुषाण कालीन स्थल, जो उस समय जहां से हमें कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कुषाण वंश का पतन कैसे हुआ? तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क, इसकी मृत्यु होने के बाद कुषाण वंश बिखरने लगा। और इसका फायदा किसने उठाया? इनकी निर्बलता का फायदा उठाया योद्धियों ने। और योद्धियों ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो अब हम कुषाणोत्तर काल में देखेंगे उत्तराखंड को कि कुषाणोत्तर काल यानी कुषाणों के काल के बाद का उत्तराखंड किस प्रकार का था। तो कुषाणों के पतन के बाद उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का विकास होता है। कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियां यहाँ पे उभरी, जिनके बारे में हमें उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो इसमें एक थे योद्धिया, जो एक राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड के कुषाणोत्तर काल में। कुषाणों के बाद योद्धियाओं की जानकारी हमें मिलती है योद्धिया ताम्र मुद्रा से। यह है यहाँ पे एक योद्धिया सिक्का, एक योद्धिया ताम्र मुद्रा। योद्धिया ताम्र मुद्रा में जो लेख मिलते हैं वो मिलते हैं ब्राह्मी में। ब्राह्मी में लिखा गया है योद्धिया गणस्य जया। योद्धिया गणस्य जया इसमें ब्राह्मी में लिखा गया है। इसके अग्रभाग में दोस्तों इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण है। ये यहाँ पे इसका अग्रभाग है, जिसमें योद्धियों के जो इष्ट देवता थे कार्तिकेय उसका चित्रण देखने को मिलता है। और योद्धिया ताम्र मुद्रा के पृष्ठ भाग में एक देवी का चित्रण मिलता है, जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ है। मुद्रा प्राप्त स्थल की बात करें तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों में और मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग, जिसमें शिमला, कांगड़ा, जोनसार बाबर जो कि उत्तराखंड के देहरादून का क्षेत्र है, काला डांडा जो कि गढ़वाल में स्थित है, और सहारनपुर। तो इन विभिन्न स्थानों में हमें योद्धिया ताम्र मुद्रा देखने को मिलती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इन सभी क्षेत्रों में कभी योद्धियों ने शासन किया होगा। कुड़िन्नों की एक दूसरी शाखा भी कुषाणोत्तर काल में उत्तराखंड में शासन कर रही थी, जिसको परवर्ती कुड़िन्न कहा गया। अभी परवर्ती कुड़िन्न कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये नोट करना है कि शकों ने और कुषाणों ने और उसके बाद योद्धियों ने कुड़िन्नों के मैदानी क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया, तराई क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन अभी भी कुड़िन्न जाति मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर शासन कर रही थी।
तो जो ये कुड़िंद जाति पर्वतीय क्षेत्रों पर शासन कर रही थी, पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो इसको कालांतर में क्या कहा गया है? परवर्ती कुड़िंद कहा गया। ये कुड़िंद जाति ही थी जिनके मैदानी और तराई क्षेत्रों पर पहले शकों ने, फिर कुषाणों ने और फिर योद्धियों ने शासन किया, लेकिन अभी भी मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर ये कुड़िंद जाति शासन कर रही थी, जिसको कालांतर में, या आप कह सकते हैं कि कुषाणोत्तर काल में, इसको परवर्ती कुड़िंद के नाम से जाना गया। परवर्ती कुड़िंद नरेशों की मुद्राएं हमें दुगड्डा के पास भेड़गांव से प्राप्त होती है। तो परवर्ती कुड़िंदों की जो मुद्राएं प्राप्त होती है वो मिलती है दुगड्डा के पास भेड़गांव से, जिनमें छत्रेश्वर, भानु और रावण नाम उल्लेखित हैं। तो इन मुद्राओं से किनके के नाम उल्लेख मिलता है? छत्रेश्वर, भानु और रावण, इनका नाम इन मुद्राओं में उल्लेखित था। और इन ताम्र मुद्राओं में अंकित ये नाम परवर्ती कुड़िंद नरेशों के रहे होंगे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो परवर्ती कुड़िंद जो कि मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। उसके बाद एक और वंश की यहाँ पे पुष्टि होती है, युगशैल वार्षगण्य गोत्र यानी गोत्रीय वंश, जिसका एक प्रतापी शासक रहा होगा सीलवर्मन। सीलवर्मन जो कि युगशैल अर्थात एक कालसी का प्रतापी राजा रहा होगा। इनकी राजधानी कहाँ थी? कालसी, वर्तमान देहरादून में। तो इनका युगशैल या जो वार्षगण्य गोत्र है, गोत्रीय वंश, इनका राजा था सीलवर्मन। सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर कालसी देहरादून में अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पे सीलवर्मन की राजधानी रही होगी कालसी में। सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण भी यहाँ पे कराया था। तो बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? सीलवर्मन ने कराया था। और बाड़वाल गांव कहाँ है दोस्तों? ये विकास नगर देहरादून में स्थित है। और साथ में एक जगत ग्राम भी कालसी के समीप स्थित है, जो राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है। तो जगत ग्राम कहाँ है? ये भी कालसी के समीप है। कुछ इतिहासकार दोस्तों सीलवर्मन को योद्धेय और कुछ इसको कुड़िंद मानते हैं, और कुछ इसके वंश को युगशैल या वार्षगण्य गोत्रीय वंश भी कहते हैं। श्री रामचंद्र एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, और उनके अनुसार सीलवर्मन योद्धेय शासक था जिसने कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सीलवर्मन को योद्धेय किसने कहा? ये कहा श्री रामचंद्र ने। श्री रामचंद्र इतिहासकार, उनके अनुसार सीलवर्मन क्या थे? योद्धेय थे। कुछ के अनुसार ये कुड़िंद था, और अधिकांश जगह इतिहास में देखने को मिलता है कि सीलवर्मन का जो वंश था वो था युगशैल वार्षगण्य गोत्र का ये शासक था। तो ये सभी ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं ये आपको सीलवर्मन के बारे में नोट करने हैं, अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और वंश का इसमें विवरण मिलता है, कुलुत वंश। कुलुत वंश ने भी उत्तराखंड में शासन किया, और कुलुत वंश का जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है वृहत संहिता और मुद्रा राक्षस में। कुलुत का जो शक्तिशाली राजा था वो था वीर्यस। वीर्यस कुलुत वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, और इसकी मुद्राओं में संस्कृत और प्राकृत भाषा में राजा कुलुतस्य वीर्यस्य लिखा हुआ है, अर्थात कुलुत के राजा वीर्यस। तो कुलुत वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे? वीर्यस। उसके बाद एक और वंश का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, गोविषाण का मित्र वंश। तो जो ये गोविषाण का मित्र वंश था, ये उत्तर भारत का एक प्राचीन राजवंश था, जो कि आधुनिक काशीपुर, जिसको गोविषाण के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। तो मित्रवंश की राजधानी कहाँ थी? गोविषाण, जो कि आधुनिक काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर मित्रवंश के दो राजाओं, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र, इनका उल्लेख मिलता है गोविषाण से प्राप्त दो प्राकृत लेखों से। प्राकृत भाषा में लेख लिखे गए हैं, और मित्रवंश के दो शासक मातृमृत और पृथ्वी मित्र का उल्लेख मिलता है गोविषाण से। तो गोविषाण का मित्रवंश भी एक राजवंश रहा है उत्तराखंड में कुषाणोत्तर काल में। उसके बाद आता है दोस्तों गुप्त काल। अब देखते हैं कि गुप्त काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। तो गुप्त काल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का जो श्रेय जाता है वो
गुप्त वंश को ही जाता है। गुप्त वंश ने भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था और कई समय तक इन्होंने शासन किया था। यानी मौर्य वंश के बाद जो एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे वो थे गुप्त। तो अब गुप्त काल में उत्तराखंड की स्थिति कैसी रही इसको जान लेते हैं। पहले गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। तो गुप्त वंश ये रहा जो गुप्त काल है। गुप्त काल की बात करें तो 275 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के आसपास तक गुप्तों ने भारत में शासन किया। लगभग 300 वर्षों तक गुप्तों का शासन रहा और गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो शासन रहा है दोस्तों, इस समय के बहुत सारे साक्ष्य हमें उत्तराखंड के बारे में मिलते हैं। तो अब जानते हैं गुप्त काल में उत्तराखंड की स्थिति। तो गुप्त काल में उत्तराखंड में एक राज्य था कुड़िन्नों का, कर्तपुर राज्य। 3री शताब्दी के आसपास कुड़िन्नों का कर्तपुर राज्य था उत्तराखंड में और इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। अब ये प्रयाग प्रशस्ति किसका है? तो ये है हरिसेन का, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में हमें उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य का उल्लेख मिलता है, जो कि कुड़िन्नों का एक राज्य था कर्तपुर राज्य। कर्तपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, रुहेलखंड, इस उत्तरी भाग में ये बसा हुआ था कर्तपुर राज्य। और समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी कुड़िन्न राजा से कार्तिकेयपुर में हुआ था। तो वो किस कुड़िन्न राजा से युद्ध हुआ होगा? वो हुआ होगा कर्तपुर राज्य के कुड़िन्नों के किसी राजा से समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि कुड़िन्न जाति ही गुप्त काल में इस कर्तपुर राज्य में शासन कर रही होंगी और उनकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेय नगर यानी कार्तिकेयपुर। और इसी कार्तिकेयपुर राजधानी में समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी कुड़िन्न राजा से हुआ होगा। अब यहाँ से आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि कुड़िन्नों को तो समाप्त कर दिया था शकों ने और फिर कुषाणों ने और फिर योद्धियों ने, लेकिन मैंने वहां पे आपको ये स्पष्ट किया था कि शकों ने और कुषाणों ने कुड़िन्न वंश के अधिकांशतः मैदानी और तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया और उसी प्रकार योद्धियों ने भी इनके मैदानी और तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। लेकिन कई पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िन्न जाति अभी भी शासन कर रही थी और इसको परवर्ती कुड़िन्न भी कहा गया कालांतर में। और उसके बाद जब गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में ये कुड़िन्नों के कर्तपुर राज्य का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और इस कर्तपुर राज्य में कौन शासन कर रहे थे? कुड़िन्नों की ही एक शाखा यहाँ पे शासन कर रही थी। तो कुल मिला के ना ही शक और ना ही कुषाण और योधिया कुड़िन्नों को पूर्ण रूप से ये समाप्त नहीं कर सके थे। तो कुड़िन्न जाति किसी न किसी रूप में अभी भी उत्तराखंड में गुप्त काल में भी शासन कर रही थी। उसके बाद जो अन्य राजवंशों के बारे में उल्लेख मिलता है गुप्त काल में, तो गुप्त काल में जो अन्य राजवंश थे उत्तराखंड में, उसमें एक थे छांगलेस का राजवंश, जो कि 5वीं शताब्दी के आसपास जिसने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया था। इसका स्रोत मिलता है लाखामंडल शिलालेख से। लाखामंडल शिलालेख कहाँ है? देहरादून। यहाँ पे विवरण मिलता है कि छांगलेस इस वंश का 8वां राजा था, यानी छांगलेस वंश का 8वां राजा था छांगलेस। और इसके नाम से इस राजवंश का यहाँ पे नाम का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये इस वंश का शक्तिशाली राजा रहा होगा। छांगलेस के पूर्वज जो नरेश थे वो थे नरपति, जयदास, गुहेश, अचल, छांगलेस दास और रुद्रेश दास। तो इसका छांगलेस का जो राजवंश है 5वीं सदी के आसपास का जो राजवंश है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? लाखामंडल शिलालेख देहरादून से। एक दूसरा राजवंश था सिंहपुर का यदु राजवंश, और सिंहपुर के यदु राजवंश का उल्लेख भी, इसका स्रोत भी क्या है? वो है देहरादून का लाखामंडल शिलालेख। लाखामंडल शिलालेख से हमें यदु राजवंश के अधिपत्य के बारे में जानकारी मिलती है। लाखामंडल जो शिलालेख है दोस्तों, ये है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम था भास्कर वर्मन और इनके पति थे जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त।
लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई है और इसमें इस बात की भी पुष्टि की गई है कि यमुना के जो आसपास का ये क्षेत्र है, यमुना उपत्यका क्षेत्र जो देहरादून का यमुना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर यदु राजवंश के शासक शासन करते थे और इनकी राजधानी सिंहपुर बताई गई है। ये है लाखामंडल शिलालेख। तो इस प्रकार यहाँ पे गुप्त काल में कुछ अन्य राजवंश जिसमें छांगलेश राजवंश और सिंहपुर का यदु राजवंश की पुष्टि होती है राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख से। उसके बाद यहाँ पे एक और राजवंश की पुष्टि होती है नाग राजवंश। नाग राजवंश की पुष्टि हमें कहाँ से होती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में दोस्तों 4 नागवंशी राजाओं का उल्लेख है। ये 4 नागवंशी राजा कौन है? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपत नाग। और इसमें इस बात की पुष्टि होती है कि गणपति नाग जो कि नागवंश का शासक था, इसके द्वारा इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख की स्थापना की गई थी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। गोपीनाथ मंदिर में है दोस्तों ये त्रिशूल लेख और इसकी स्थापना किसने की? गणपति नाग ने। और साथ में इसमें 1191 में जब अशोक चल ने यहाँ पे केदार मंडल में आक्रमण किया था, अशोक चल ने, तो अशोक चल का भी एक अभिलेख प्राप्त होता है इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। 1191 में जब अशोक चल ने केदार मंडल में आक्रमण किया था, इस क्षेत्र को विजित किया था और यहाँ पर सामंतों का एक सम्मेलन भी बुलाया था। तो 2 राजाओं का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है, गणपति नाग और अशोक चल का। और नागवंश के 4 राजाओं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग का इसमें उल्लेख मिलता है। लेकिन ये अभिलेख किसने स्थापित किया था? नागवंश के शासक गणपति नाग ने। और फिर अशोक चल ने भी यहाँ पे एक अभिलेख लिखा था नागवंश से। तो कुल मिला के यहाँ पे गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें नागवंश की पुष्टि होती है और इनका शासन उत्तराखंड में रहा है 5वीं शताब्दी के आसपास। 5वीं शताब्दी के आसपास नागवंश ने यहाँ पे शासन किया था और इन्होंने कर्तपुर राज्य से कुड़िंद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में अधिकार किया था। तो लगभग नाग राजवंश के समय दोस्तों उत्तराखंड से कुड़िंद राजवंश का समापन हुआ था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पे कुड़िंद जाति शासन कर रही थी और समापन इनका लगभग होता है नाग राजवंश में 5वीं शताब्दी के आसपास। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक और राजवंश है मोखरी राजवंश, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। और प्रथम मोखरी शासक कौन थे? हरिवर्मा। 6ठी शताब्दी में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया। तो एक समय मोखरी राजवंश के अंतर्गत भी आता था उत्तराखंड। उसके बाद एक अन्य शासक हुए हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासन में देखते हैं उत्तराखंड को। हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था और वैनसांग के यात्रा विवरण सीयूकी में, सीयूकी क्या है? वैनसांग का यात्रा विवरण है। और सीयूकी दोस्तों उत्तराखंड इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सीयूकी से उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होती है। तो वैनसांग कब आया था भारत? हर्षवर्धन के शासन काल में। वैनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा? पोली हिमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर कहा है वैनसांग ने उत्तराखंड को, और कहा है कि यह ब्रह्मपुर राज्य आज का उत्तराखंड हर्ष के अधीन था। यानी जब वैनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की तो उसने उत्तराखंड को पोली हिमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर कहा और अपने पुस्तक सीयूकी में इस बात का वर्णन किया कि यह ब्रह्मपुर राज्य हर्ष के अधीन था। वैनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोइलो। और बीसली इसने इसकी माप बताई थी, बीसली चीनी माप इसने मोइलो यानी हरिद्वार की बताई थी। वैनसांग के बारे में बात करें दोस्तों तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। लगभग 15 वर्षों तक वैनसांग भारत में रहा था। इसने यहाँ की यात्रा की थी और अपनी पुस्तक सीयूकी में इसने अपनी यात्रा का तत्कालीन भारत विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है। सीयूकी जो कि वैनसांग का यात्रा विवरण है। तो उस समय उत्तराखंड के बारे में हमें सीयूकी से जानकारी मिलती है। अब जानते हैं हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड यानी हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कौन कौन से अन्य राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ है। तो इसमें आता है एक ब्रह्मपुर राज्य का पर्वताकार राज्य। जैसे कि मैं आपको ऊपर स्पष्ट कर चुका हूं
कि ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को यानी उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। और अब इसी ब्रह्मपुर राज्य में एक अन्य राजवंश का उदय होता है, वो है पौरव राजवंश। और इसने अपने राज्य का नाम क्या रखा? पर्वताकार राज्य। यानी ब्रह्मपुर राज्य को ही बाद में पर्वताकार राज्य कहा गया। स्रोत है तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा के आसपास का जो क्षेत्र था, इसकी जो सीमा है वो गंगा नदी से कर्णाली नदी तक, जो ये ब्रह्मपुर राज्य अर्थात पर्वताकार राज्य की सीमा थी। तो यहाँ पे देखो अल्मोड़ा इसका केंद्र बिंदु है इस सीमा के अनुसार। तो अल्मोड़ा से बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं ब्रह्मपुर राज्य और पर्वताकार राज्य के। तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, इससे हमें पर्वताकार राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि पर्वताकार राज्य में पौरव राजवंश के शासक शासन करते थे। संस्थापक कौन था पौरव राजवंश का? विष्णुवर्मन प्रथम, ये पौरव राजवंश का संस्थापक था। ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय पौरव राजवंश के थे, जिनका शासित प्रदेश पर्वताकार राज्य कहलाया। तो एक समय ये क्षेत्र ब्रह्मपुर राज्य कहा जाता था हर्ष काल में, लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का नाम होता है पर्वताकार राज्य। तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हर्ष के काल के दौरान ब्रह्मपुर राज्य में जो ये पौरव राजवंश के शासक थे, ये सामंत के रूप में रहते थे, लेकिन जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है तो उसका फायदा उठाकर ये इस क्षेत्र में खुद आधिपत्य स्थापित करते हैं और इसका नाम रखते हैं पर्वताकार राज्य। और इन पौरव वंशीय राजाओं का शासन लगभग 580 से 680 ईस्वी के आसपास बताया गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र से दोस्तों 5 पौरव वंशीय राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें एक है विष्णुवर्मन प्रथम, दूसरा है वृषवर्मन, तीसरा है श्री अग्निवर्मन, चौथा है द्युतिवर्मन और पांचवा है विष्णुवर्मन द्वितीय। और कई इतिहासकारों के अनुसार ये तालेश्वर ताम्रपत्र है जो इसको उत्कीर्ण किसने किया था? विष्णुवर्मन द्वितीय ने किया था। और इसमें जो एक शासक है इनके अग्निवर्मन, इनको इन ताम्र लेखों में परम भटारक महाराजधिराज की उपाधि भी दी गई है। तो हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड में जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा वो था ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य। एक दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड में हर्षोत्तर काल में देखने को मिलता है वो है शत्रुघ्न राज्य। शत्रुघ्न राज्य, इस राज्य के अंतर्गत मध्यवर्तीय सिरमौर हो गया, गढ़वाल तथा अंबाला सहारनपुर क्षेत्र के मैदानी भाग सम्मिलित किए गए हैं और राज्य की पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। उसके बाद एक और अन्य राज्य मिलता है, कुछ अन्य राज्य हर्षोत्तर काल में, गोविषाण राज्य और सुवर्ण गोत्र राज्य। तो जो ये गोविषाण राज्य था दोस्तों, ये पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक फैला हुआ था। गोविषाण जो वर्तमान क्या है, काशीपुर उधम सिंह नगर का क्षेत्र है। गोविषाण को काशीपुर भी कहा जाता है वर्तमान में। तो जो ये उत्तराखंड का दक्षिणी भाग है वहां पर गोविषाण राज्य था। ब्रह्मपुर राज्य गोविषाण राज्य के उत्तर में स्थित था और कनिंगम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र और उधम सिंह नगर के काशीपुर और रामपुर में स्थित था। एक अन्य राज्य था सुवर्ण गोत्र राज्य, इसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था। तो हर्षोत्तर काल में पूर्वी स्त्री राज्य किसे कहा गया है? सुवर्ण गोत्र राज्य को। यह राज्य हर्षवर्धन के समय एक स्वतंत्र राज्य था और यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाला हूं इस मैप के माध्यम से कि हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड के राज्य, उत्तराखंड किस प्रकार बंटा हुआ था? तो सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण राजवंश आता है पर्वताकार राज्य, पौरव राजवंश का पर्वताकार राज्य या ब्रह्मपुर राज्य। ये था गंगा नदी से के पूर्व में। इस प्रकार ये यहाँ अलकनंदा हो गई, ये होगी भागीरथी और यहाँ से गंगा है, ठीक है। तो इसके पूर्व में यानी इस क्षेत्र में और कर्णाली नदी तक फैला हुआ था। यह है काली नदी यानी कर्णाली नदी और ये है गंगा। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र आता है दोस्तों, यहाँ पर था आपका ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर या इसको पर्वताकार भी कहा गया है, पर्वताकार, क्योंकि कालांतर में इसी ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य कहा गया। तो यहाँ पर था ये इस प्रकार से और यहाँ पे पौरव वंश के शासकों का शासन था। उसके बाद
जो दूसरा राज्य हुआ वो हुआ गोविषाण राज्य। गोविषाण राज्य ब्रह्मपुर राज्य के दक्षिण में स्थित था, जो वर्तमान उधम सिंह नगर का काशीपुर क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में था, यह है गोविषाण राज्य। गोविषाण राज्य। और इसके पश्चिम में जो स्थित था वो था शत्रुघ्न राज्य। ये वाला एरिया, ये था शत्रुघ्न राज्य। और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य था दोस्तों? तो ये था सुवर्ण गोत्रीय राज्य। सुवर्ण गोत्रीय राज्य, या इसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा गया। तो इस प्रकार उस समय उत्तराखंड की स्थिति हर्षोत्तर काल में ये पर्वताकार राज्य था, और इसके दक्षिण में गोविषाण राज्य, इसके पश्चिम में था शत्रुघ्न राज्य, और इसके उत्तर में था सुवर्ण गोत्रीय राज्य, और पूर्व में इसकी सीमा निर्धारित करती है कर्णाली नदी यानी काली नदी। तो दोस्तों प्राचीन काल की जितने भी उत्तराखंड में राजवंश हुए हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा की है। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आज जो ये टॉपिक था इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये हुई है लाखा मंडल से, देहरादून के लाखा मंडल से। दूसरा क्वेश्चन है, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो पाणिनि ने जो कालकूट नामक स्थल का उल्लेख किया है उसको वर्तमान में कालसी कहा जाता है, जो कि देहरादून में है। और ये कालकूट राजधानी थी कुनिंदों की, जो कि वर्तमान का कालसी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो जो ये लाखा मंडल मंदिर है इसका निर्माण किया गया है नागर शैली में। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? किल्लौर, जगतग्राम, अमराहा या कटापत्थर? तो जो जगतग्राम है ये कालसी के समीप स्थित है, जो कि राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता? मकरपुर, मदावार, या इसको मंडावार भी कहा गया है, मंडावार, मायापुर या ब्रह्मपुर? तो मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, मंडावार का मिलता है, क्योंकि मंडावार से ही ब्रह्मपुर आया था चीनी यात्री वेनसांग, और मायापुर का भी वर्णन मिलता है और ब्रह्मपुर का वर्णन भी मिलता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? नागवंश, पौरव वंश, कत्यूरी वंश या यदुवंश? तो इसका सही आंसर है तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है पौरव वंश। पौरव वंश का उल्लेख मिलता है, पौरव वंश के पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है तालेश्वर ताम्र पत्रों से। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जलधारी क्लास के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जलधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जलधारी क्लासेस का ऐप।